हेलो क्लास। आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पन पॉटरी या हड़प्पा सभ्यता के मृदभांड। जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी भी सभ्यता के बारे में जानकारी देने के लिए अगर हमें वहाँ से मृदभांडों की प्राप्ति हो गई है तो वो बड़े ही अहम साक्ष्य माने जाते हैं। यहाँ तक कि पुरातत्व में तो मृदभांडों को इसकी वर्णमाला कहा जाता है। आज हम इन्हीं मृदभांडों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता के मृदभांडों की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। इनमें पहला है कि सभी मृदभांड ज़्यादातर चाक पर ही निर्मित हैं। ऐसा नहीं था कि हस्तनिर्मित मृदभांड नहीं बनाए गए। कुछ हस्तनिर्मित मृदभांडों की प्राप्ति हुई है, लेकिन उनकी संख्या चाक पर निर्मित मृदभांडों की तुलना में काफ़ी कम है। इसके अलावा मृदभांडों पर सामान्य रूप से लाल रंग से लेप होता था, या फिर कभी कभी ये लेप हमें गुलाबी रंग से भी देखने को मिलता है। कई बार थोड़ी सफ़ेदी भी देखने को मिलती है, कई बार कुछ पीलापन भी लिए हुए देखने को मिलता है, या दूधिया रंग का कह सकते हैं। मृदभांडों पर इस लेप के ऊपर जब चित्रकारी की जाती थी, जो अलंकरण किया जाता था, उसके लिए काले रंग का प्रयोग किया गया है। आप यहाँ से प्राप्त जो भी मृदभांड देखेंगे उनके ऊपर काले रंग से ही चित्रकारी की गई है, जिसके बारे में हम अभी आगे भी बात करेंगे। और ये काला रंग मैग्नीफेरस हेमेटाइट से तैयार किया जाता था, और मृदभांडों के बना लेने के बाद उन पर अपनी कलात्मक गतिविधियाँ भी सेंधोवासी ने दिखाई। इसके अलावा अगर हम देखें कि सेंधो सभ्यता से प्राप्त मृदभांडों को पकाने की क्या प्रक्रिया थी, कैसे वो पकाए जाते थे, उनको मजबूती दी जाती थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल से हमें कुछ भट्ठे मिले हैं। जैसे कि हम देखें मोहनजोदड़ो से, नौसारों से, हड़प्पा से और चनहुद्रो से, तो यहाँ से कुछ भट्टों की प्राप्ति हुई है, जिसके आधार पे हम इनकी निर्माण विधि और इन्हें पकाने की विधि के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इनके आधार पे ये पता चलता है कि भट्ठों के नीचे एक प्रकोष्ठ होता था जिसमें कोयले जलाए जाते थे, और कोयले जलाने के बाद जो तपन निकलती थी वो छिद्रों के माध्यम से होके मृदभांडों तक पहुंचती थी, और उसके बाद वो मृदभांड धीरे धीरे करके पककर तैयार हो जाते थे। यहाँ पर इन स्थानों से हमें जो भट्टे मिले हैं वो ज़्यादातर वृत्ताकार ही हैं, और इनका व्यास 1.8 मीटर से लेकर 2.74 मीटर के आसपास मिलता है। तो ये प्रक्रिया थी मृदभांडों को पकाने की। मृदभांड जो चाक पर निर्मित है, ऐसा माना जाता है कि चाक संभवतः लकड़ी के रहे होंगे जो अब नष्ट हो चुके हैं। साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता के मृदभांडों की अपनी एक अलग ही विशेषता है। यहाँ से इतने मृदभांड प्रकार मिले हैं, उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो अन्य किसी भी संस्कृति से प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो इस दृष्टि से भी ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि मृदभांडों पे अलंकरण कैसे किया गया है या कौन कौन सा अलंकरण किया गया है, तो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें मृदभांडों पे अलंकरण किस तरह से काले रंग से देखने को मिल रहा है। जैसा कि अभी हमने बताया कि काला रंग मैग्नीफेरस हेमेटाइट से तैयार किया जाता था। सामान्य रूप से जिस मृदभांड पे चित्रकारी की जाती थी उसके 1/4 भाग पे चित्रकारी की जाती थी, या फिर उससे भी कम हिस्से पे चित्रकारी की गई है। और जो चित्रित अभिप्राय हैं उनमें भी विविधता है, उनकी भी अपनी विशेषता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे हमें कुछ ज्यामितीय चिन्ह भी दिखाई देंगे, जिनमें हम वृत्त देख लें, वर्ग देख लें, ट्राइंगल्स देख लें। इसके अलावा हमें कुछ पशु पक्षियों के चिन्ह भी दिखाई देंगे। जैसे कि अगर हम बात करें पशुओं में, तो पशुओं में हमें बारहसिंगे का भी अलंकरण सिक्के मृदभांडों पे देखने को मिलता है। इसके अलावा बकरी का भी अंकन देखने को मिलता है। इसके अलावा पक्षियों में कौवे का, मोर का भी अंकन हमें देखने को मिल रहा है। सारस का भी अंकन देखने को मिलता है। इसके अलावा कहीं कहीं पे सांप का और मछली का अंकन भी इन मृदभांडों पर प्राप्त हुआ है। और कुछ तो मृदभांड ऐसे भी हैं जिन पे ठप्पे लगाए जाने के भी प्रमाण मिल रहे हैं। जैसे कि इस संदर्भ में अगर हम देखें तो मोहनजोदड़ो से एक मृदभांड मिला जिस पे नाव का चित्र बना हुआ है। अब नाव का चित्र बना है तो ये उनके कलात्मक गतिविधियों की तो जानकारी दे ही रहा है, साथ ही साथ उनके व्यापारिक जीवन के बारे में भी हम इससे कुछ अनुमान लगा सकते हैं।
इसके अलावा हड़प्पा से, दायमावाद से, कालीबंगा से भी इस तरह के हमें प्रमाण मिल रहे हैं। दायमावाद से जो मृदभांड मिला वहाँ पर सिंधु लिपि के अक्षर का चित्रण है। ठप्पों पर सिंधु लिपि के अक्षर का चित्रण है, जिसके आधार पर ऐसा माना गया कि संभवतः ये या तो कुम्हारों के या उनकी फर्म के नाम होंगे। कालीबंगा पे भी सिंधु लिपि के अक्षर के चित्र हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इस दृष्टि से ये सारे मृदभांड विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि पशु पक्षियों के अलावा हमें क्या अलंकरण सैंधव सभ्यता के मृदभांडों पे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर कुछ वानस्पतिक चित्र भी हैं, जैसे कि पीपल की पत्तियाँ हमें देखने को मिलती है, बाजरा देखने को मिलता है, केला देखने को मिलता है, नीम, ताड़, ये सब अंकन हमें हड़प्पा सभ्यता के मृदभांडों पे या वहाँ से प्राप्त मृदभांडों के जो अवशेष हैं, उनके टुकड़े हैं, उन पे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा हड़प्पा से एक मृदभांड मिला जिसपे हमें एक मछुआरे का चित्र देखने को मिल रहा है। मछुआरे का यह चित्र उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी दे रहा है। दो और ऐसे साक्ष्य हैं जो विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान देने वाले हैं और दोनों ही लोथल से मिले हैं। इनमें लोथल से प्राप्त एक मृदभांड पे एक हिरनी, एक कौवा और एक घड़े का अंकन किया गया है। लोथल से ही एक दूसरा मृदभांड मिला, दो पक्षियों को अपनी चोंच में मछली लिए हुए पेड़ की शाखा पे बैठा दिखाया गया है और नीचे की ओर बाईं ओर हमें एक पशु आकृति भी देखने को मिलती है। ऐसा अनुमान लगाया गया कि संभवतः यह लोमड़ी रही होगी। तो लोथल से प्राप्त इस तरह के अंकन के आधार पे बीबी लाल ने यह ध्यान आकृष्ट किया कि क्या यह किसी कहानी की ओर संकेत कर रहे हैं। जैसा कि अगर हम देखें, इसमें जो पहला चित्रण है हिरन, कौवे और घड़े का, तो उन्होंने ये बताया कि संभवतः यहाँ पे हिरन प्यासा है, लेकिन घड़े में पानी कम होने की वजह से वो अपनी प्यास नहीं बुझा सका, जबकि कौवे ने उसमें कंकड़ डालना शुरू किया, पानी सतह से ऊपर आया और उसने अपनी प्यास बुझाई। इसी तरह से जब हम दूसरा देखते हैं, पक्षियों के मुंह में मछली और नीचे लोमड़ी खड़ी हुई, तो उसके आधार पे जैसा कि एक पुरानी कहानी है कि लोमड़ी ने कौवे के गाने की प्रशंसा की क्योंकि उसके मुंह में रोटी थी, और वो अपनी प्रशंसा सुन के जब वो प्रसन्न हुआ, उसने गाना गाना शुरू किया, तो उसके मुंह से रोटी गिर गई और लोमड़ी ने उसे खा लिया और अपनी भूख मिटाई। संभवतः यहाँ पे उसी कहानी की ओर संकेत किया गया है। अब अगर इन कहानियों को देखें तो यहाँ पे ये भी एक प्रश्न उठता है कि क्या पंचतंत्र और जातक कहानियों का मूल इतना प्राचीन है कि वो सैंधव सभ्यता के मृदभांडों पर प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ ये तो हो गए डेकोरेशन की बात। अब अगर हम देखें कि ये डेकोरेशन किस तरह के किए गए हैं, तो यहाँ पे आप इस स्लाइड में देख लीजिए। यहाँ पे कुछ मृदभांडों के टुकड़े हैं, रेखा चित्र जिनका बनाया गया है। कुछ के ऊपर लहरिया रेखा है, कुछ के ऊपर वर्ग बना है, कुछ पर त्रिभुज बना है, कुछ के ऊपर किसी पौधे का अंकन है, कुछ पर कुछ पत्तियाँ देखने को मिलती हैं, कुछ पर बिंदु देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के अलंकरण सैंधव सभ्यता के मृदभांडों पे हमें सामान्य रूप से देखने को मिल जाता है। इसके अलावा भी कुछ चित्रित मृदभांड के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर पहले की तुलना में थोड़ा सा अलग है। जैसे आप देखें तो यहाँ पे कुछ मृदभांडों के टुकड़ों पे हमें मानवाकृतियाँ दिखाई देंगी। मानव की आकृतियाँ सैंधव सभ्यता के मृदभांडों पे मिलती है, लेकिन वो पशु पक्षियों और बाकी आकृतियों की तुलना में उतनी ज़्यादा आकर्षक नहीं है और सामान्य रूप से इनकी संख्या भी बहुत कम ही है। इसके अलावा अगर आप देखें 5 नंबर पे, तो 5 नंबर पे आपको मोर का चित्र देखने को मिलेगा। कहीं कहीं पे ऐसा भी है कि अंग्रेजी के वी अक्षर के जैसा एक निशान बना हुआ है और जिसे किसी न किसी पक्षी का ही चित्रण माना गया है। इसके अलावा 4 नंबर पे अगर आप देखें तो वहाँ पर 1 या 2 पशु, जैसा कि मैं देख रही हूँ कि एक पशु अपनी माँ का दुग्धपान करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा नीचे अगर हम देखें 3 नंबर पे, तो यहाँ कुछ आकृतियों की पंक्तियाँ हैं। 6 नंबर पे मछलियों का अंकन है। तो इस तरह के चित्रण देखने को मिलते हैं। और जैसा कि मैंने 4 नंबर वाली आकृति के बारे में बताया, तो इस तरह हड़प्पा से मिला है मृदभांड पे, जहाँ पे हिरनी के बच्चे को उसका दुग्धपान करते हुए दिखाया गया है। ये सैंधव सभ्यता से प्राप्त मृदभांडों पर अलंकरण हैं जो हमने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया। अब अगर हम बात करें
कि किस तरह के मृदभांड प्रकार हमें सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से मिले हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखिए कुछ नाम लिखे हुए हैं, जिसमें डिशेस है, बेसिन्स है, फ्लास्क है, बॉटल्स हैं, टम्बलर्स हैं। डिश ऑन स्टैंड जो बड़ी ही महत्वपूर्ण यहाँ की खोज है, यहाँ से हमें आधार वाली तश्तरियाँ मिल रही हैं। इसके अलावा कुछ सुराही के आकार के फूलदान मिल रहे हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मृदभांड प्रकार इतने ही हैं या इससे ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे इसके अलावा भी हमें कुछ प्रकार के मृदभांड देखने को मिलते हैं, जिनमें कुछ ऐसे हैं जो टोटीदार हैं। अब टोटीदार मृदभांड हैं तो इससे हम समझ सकते हैं संभवतः इसमें कोई तरल पदार्थ रखा जाता रहा होगा। कुछ घड़े भी मिले हैं, जिसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि संभवतः इसका प्रयोग अनाज को एकत्र करने किया जाता है। जैसे कि अगर आप देखें 4 नंबर पे, तो ये एक संग्रह पात्र ही है जिसमें हम अनाज या कोई पदार्थ संग्रहित करके वो रहे होंगे। इसके अलावा 1 नंबर पे देखें तो ये आधार युक्त तश्तरी है। 2 नंबर पे अगर आप देखें तो इस मृदभांड का विशेष रूप से महत्व है, इसलिए क्योंकि ये छिद्रित मृदभांड है। इसके बारे में कई तरह के विचार दिए गए कि संभवतः ये किसी पदार्थ को छानने के काम आता रहा होगा, किसी पेय पदार्थ को, दुग्ध आदि को। इसके अलावा एक मत ये भी दिया जाता है कि क्योंकि कुछ मृदभांडों के ऊपर दूधिया रंग का लेप है छिद्रित मृदभांडों पे, तो इस तरह के मृदभांड ऋग्वेद में शतधार कलश के रूप में वर्णित हैं, जिनका एक धार्मिक प्रयोजन हुआ करता था। तो यहाँ पर शतधार कलश के रूप में ही इसकी भी पहचान की गई है और ऐसा माना गया कि संभवतः इसका प्रयोग किसी धार्मिक उद्देश्य के निमित्त किया जाता रहा होगा। अगर आप देखें 3 नंबर पे, तो यहाँ पे ये कुल्हड़ की तरह आकृति वाला एक मृदभांड है जिसका रेखाचित्र बनाया गया है और इसका आधार नुकीला है जबकि ऊपर का हिस्सा बड़ा है। तो इससे क्या समझ सकते हैं कि कुल्हड़ के आकार का है तो कुछ किसी पेय पदार्थ के काम आता होगा और इसको रखने का तरीका होता होगा कि इसको उल्टा करके रखा जाए, क्योंकि नीचे का आधार इसका नुकीला है। 5 नंबर पे अगर आप देखें तो ये बीकर है, जिसे चंचुक भी कहा जाता है, जो अपेक्षाकृत पतले होते हैं और इस तरह के पात्र हमें सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा हमें कुछ ऐसे भी पात्र प्रकार मिले हैं जिनकी गर्दन पे छेद बने हुए हैं। उन सुराखों के आधार पे ऐसा अनुमान लगाया गया कि संभवतः उनमें कुछ सामग्री रख के उसको ऊपर छत पर टांग दिया जाता होगा या लटका दिया जाता होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो मृदभांडों की जो विशेषता है, उनकी जो विविधता है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें से कई सारे ऐसे पात्र प्रकार हैं जो सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से ही मिल रहे हैं और किसी संस्कृति से इस तरह के मृदभांड प्रकार प्राप्त नहीं हुए हैं। तश्तरियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, आधारयुक्त तश्तरियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। और यहाँ पे ये भी है कि जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जॉन मार्शल के निर्देशन में एक्सकेवेशन किया गया तो उन्होंने परतों का वैज्ञानिक विधि से विभाजन नहीं किया जैसा कि अब किया जाता है। बाद में जब मार्टिमर व्हीलर आए, उन्होंने 1950 में मोहनजोदड़ो में जब एक्सकेवेशन कराया तो उन्होंने मृदभांडों में क्रमिक परिवर्तन के कुछ साक्ष्य ढूंढ निकाले और ये देखा गया कि परवर्ती चरण में तकनीकी मानक में थोड़ा सा ह्रास हुआ है। मतलब जब सिंधु घाटी सभ्यता का बाद का जो हमारा चरण है, वहाँ पे मृदभांडों के निर्माण में या उनके देख रेख में या उनकी तकनीकी में थोड़ी सी गिरावट आ गई है। इसके अलावा भी जो हमें मृदभांड प्राप्त हो रहे हैं उनकी अपनी अलग ही विशेषता है। अगर हम देख लें लोथल के मृदभांड, पशु पक्षियों का इतना ज़्यादा अंकन है कि पशु पक्षियों के अंकन के आधार पे ही उनकी पहचान की जाने लगी है। इस विशेषता को, इस विविधता को देखते हुए ही गार्डन चाइल्ड ने बिल्कुल सही कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मृदभांड उसे अन्य सभ्यता से जोड़ने के बजाय उसकी अलग विशिष्टता दर्शाने में ज़्यादा सहायक है। तो बिल्कुल अगर हम देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता से ये प्राप्त मृदभांड हैं, इनका अपना अलग ही महत्व है। ये इसलिए तो महत्वपूर्ण है ही क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता के मृदभांड है, प्राचीनतम सभ्यता के मृदभांड है, बल्कि इसलिए भी इनका महत्व है क्योंकि ये एक प्राचीनतम सभ्यता के बारे में, वहाँ के व्यक्तियों के बारे में, वहाँ के समाज के बारे में एक चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं, उनकी कलात्मक गतिविधियों की जानकारी दे रहे हैं। नाव के चित्र के आधार पर हम उनकी व्यापारिक गतिविधि या उनकी आर्थिक गतिविधि का पता कर सकते हैं। इसके अलावा मृदभांडों पे चित्रण इतना ज़्यादा किया गया है कि ऐसा भी एक तर्क दिया जाता है कि संभवतः मृदभांड बनाए होंगे पुरुषों ने, लेकिन उस पर अलंकरण किया होगा स्त्रियों ने।
ये एक मत है। बाकी जो भी यहाँ पे हमें जानकारी मिल रही है मृदभांडों के माध्यम से, कई बार मृदभांडों के माध्यम से हमें सैंधो सभ्यता की जो लिपि है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है कि वो किस तरह से लिखी जाती थी, वो लिपि है कि कोई चित्र है। ये सब जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त मृदभांडों के माध्यम से ही मिल रही है। तो ये थे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के मृदभांड। थैंक यू।